साची स्टोरी की कहानी आप सभी को पसंद आ रही है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं या कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अब पिछली कहानी का रिकैप देख लेते हैं। इस कहानी में अन्विता और उसकी दोस्त मीरा गंगा किनारे बैठी थी। मीरा गर्भवती थी और इस जिम्मेदारी को अकेले निभाने को लेकर डरी हुई थी। अन्विता उसे दिलासा देती है और वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दोनों आरती के बाद पंडित जी से मिलने का प्लान बनाती है। आरती के बाद वे एक गिरी हुई लड़की वृषिका की मदद करती हैं, जो मुंबई से आई थी। वृषिका अपने कपड़े साफ करने जाती है और अन्विता से उसका सामान रखने को कहती है। अन्विता पंडित जी से मिलने जाती है, पूजा की तैयारी और हवन के मुहूर्त के बारे में बात करती है। वापस आकर अन्विता शिव पार्वती की मूर्ति के पास खड़ी होकर ठंडी हवा का मजा ले रही होती है। तभी एक अनजान लड़का उसे पीछे से छूता है। गुस्से में अन्विता उसे थप्पड़ मार देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वह लड़का विवान मेहरा था, जो वृषिका का दोस्त था। अन्विता को पछतावा होता है। अगले दिन सुबह अन्विता अपनी दोस्त मीरा के साथ अर्जुन से मिलने जाती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से विवान से होती है। विवान, जो कल के थप्पड़ को नहीं भूला था, अन्विता को छेड़ता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। अन्विता को उसकी बातों से अजीब सा महसूस होता है, लेकिन विवान उसके प्रति अपनी दिलचस्पी जाहिर करता है। कहानी इस अनचाही मुलाकात के बाद नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब आगे। शिवपुरी के शांत और मनमोहक रुद्रसागर घाट पर संध्या के ठीक 5 बजे का सुंदर और सुखद वक्त था। ठंडी हवाओं की शीतल और आरामदायक थपकियां चेहरे पर कुछ अनकही और रहस्यमयी बातें कहती सी लग रही थी। गहरा और घना अंधेरा धीरे धीरे अपनी दस्तक दे रहा था, लेकिन सूरज अभी भी अपने सुनहरे और अंतिम कुछ पल आसमान में फैलाकर बिखेर रहा था। घाट पर हर रोज की तरह भव्य और आकर्षक आरती की तैयारियां जोश से चल रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बढ़ती हुई भीड़ और चारों ओर फैले शोरगुल के बीच में अन्विता और मेरी सबसे प्यारी दोस्त मीरा घाट की पुरानी और पवित्र सीढ़ियों पर बैठी बस चुपचाप उस पवित्र और बहती रुद्रगंगा को निहार रही थी। मैंने खामोशी तोड़ते हुए उसकी तरफ प्यार से देखा और फिर एक छोटा सा चिकना और गोल पत्थर उठाकर तेजी से पानी में फेंक दिया। एक हल्की सी शांत और सूक्ष्म लहर उठी, जैसे मेरे अनकहे और गहरे सवाल से गंगा माँ भी मानो जाग गई हों। मैंने पूछा, तो फिर क्या सोचा तूने इस बड़े और गंभीर बारे में? मीरा ने एक हाथ अपने पेट पर रखा और धीरे से बोली, मुझे सच में पता नहीं अन्विता। क्या सही है, क्या नहीं, ये तो पक्का सोच लिया है कि उसे इस दुनिया में लेकर आना है, लेकिन पर समझ नहीं आता कि मैं ये बड़ी और कठिन जिम्मेदारी निभा पाऊंगी या नहीं। अकेले। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे गहरे से देखा और धीरे से कहा, अगर तूने ये अहम फैसला ले ही लिया है तो अब पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देख। और तू अकेली नहीं है मीरा, मैं हूं ना। हर पल, हर मुश्किल मोड़ पर। बाकी सब शिव जी पर पूर्ण रूप से छोड़ दे, वो सब ठीक से देख लेंगे। उसने थोड़ी सी मध्यम मुस्कान दी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम हमेशा मेरे और मेरे बच्चे के साथ रहेगी ना? मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, हमेशा, हर वक्त, हर कदम पर। फिर मैंने मजाक में कहा, और वैसे भी वो मेरा भी तो बच्चा होगा। आखिर मैं उसकी प्यारी सी मौसी जो बनूंगी। देख लेना, जब ये आएगा ना इस दुनिया में, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करेगा, हर वक्त मुझसे चिपका रहेगा, जरा भी दूर नहीं होगा। फिर तू चाहे जितनी भी जलन खा ले, तू हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। मैंने उसकी बाह में हल्की कोहनी मारी और दोनों भौहें चढ़ाकर मुस्कुरा दी। मीरा मुझे बस देखती रही और तेज आवाज में हंस दी। कुछ पल बाद वो अचानक गंभीर हुई, बोली, अन्विता, तूने उससे बात की? मैंने थोड़ा टालते हुए कहा, अरे तुम किससे? उसने मेरा चेहरा अपने हाथ से अपनी ओर किया और आंखों में आंखें डालकर कहा, अर्जुन। अर्जुन की बात कर रही हूँ मैं।
मैंने उसका हाथ हटाया और नदी की ओर देखते हुए धीमे से कहा, हाँ, कल सुबह ही जा रहा है। 2 साल बाद लौटेगा। कह रहा था कि दिल नहीं है जाने का, लेकिन मजबूरी है, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। मीरा ने मुझे डांटते हुए कहा, अरे यार, उसने तुझे सिर्फ प्रपोज किया है, शादी थोड़ी जबरदस्ती कर रहा है। इतना तो बनता है कि तू उससे बात तो कर। उसने तुझे वक्त दिया है, अब ये तेरा फैसला है। लेकिन कम से कम सिमन और अर्जुन हमारे दोस्त हैं, ऐसे अनदेखा मत कर। सिमन को जब पता चलेगा कि तू इस वजह से उससे दूरी बना रही है तो कैसा लगेगा उसे, सोचा है कभी? मैंने थोड़ा घबराकर कहा, नहीं, कोई दोस्ती खत्म नहीं कर रही, बस थोड़ी देर का ब्रेक है ये सब समझने के लिए। ठीक है, जितना वक्त चाहिए ले, पर कल हम उससे मिलने चलेंगे, मीरा ने समझाते हुए कहा। मैंने जैसे ही मुंह खोला ना कहने के लिए, मीरा ने मुझे आंखों से ही चुप करा दिया और मैं बस सर झुकाकर मान गई। मीरा ने आगे कहा, कल सुबह उसके घर ही चलेंगे, एयरपोर्ट तो वैसे भी बहुत दूर है और हम जा भी नहीं सकते इतनी सुबह। तभी मीरा एकदम खड़ी होकर बोली, हे भगवान, अरे अरे, हम दोनों तो अब गए। मैं घबरा गई, क्या हुआ? क्या कुछ जरूरी भूल गए? वो घूरते हुए बोली, वो आज आने वाली है। मैं भी वहीं रुक गई, कुछ याद आया और फिर एक साथ दोनों ने चिल्ला कर कहा, अरे बाप रे नहीं, वो आने वाली है। उसी पल आरती की घंटियां बजने लगीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मीरा बोली, चल जल्दी, पहले आरती कर लेते हैं फिर घर चलेंगे, वरना दोनों मिलकर हमारी बैंड बजा देंगी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ चल, और पंडित जी से भी काम है मेरा, वरना मेरी डबल क्लास लग जाएगी। हम जल्दी से आरती स्थल की ओर भागे। वहां पहुंचकर देखा तो बड़ी भीड़ थी। पंडित बड़े बड़े दियों के साथ आरती कर रहे थे। घंटियों की आवाजें पूरे घाट को भर रही थी। आरती का वो दृश्य आंखों को बस ठहर जाने जैसा था। आरती के बाद हम पंडित जी को ढूंढने लगे, तभी पास ही कुछ हंसी की आवाजें आईं। देखा तो 4-5 बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। हम पास गए तो देखा एक लड़की जमीन पर गिरी थी, उसका पैर फिसल गया था शायद। उसने काली शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, सुंदर लग रही थी, पर कपड़े मिट्टी और पानी से खराब हो गए थे और बच्चे उस पर हंस रहे थे। हम दोनों दौड़कर वहां पहुंचे, उसे उठाया और बच्चों को डांटकर भगा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? वो बोली, नहीं, ठीक हूं। शुक्रिया। मेरा ध्यान नहीं गया, फर्श गीला था और मैं फिसल गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन कपड़े तो गंदे हो गए हैं। लग नहीं रहा तुम यहाँ की हो? उसने कहा, हाँ, मैं वृषिका हूँ, मुंबई से आई हूँ। अभी होटल भी नहीं जा सकती, मुझे किसी से यही मिलना है अर्जेंटली। मीरा बोली, तो यही कपड़े साफ कर लो, वरना दाग रह जाएगा। फिर मुझे बोली, तू जा पंडित जी से मिल, मैं इसके साथ चलती हूँ। नहीं तो वो चले गए तो फिर कल ही मिल पाएंगे। मैंने उसे देखा और कहा, नहीं, उनसे तो अभी मिलना हुआ ही नहीं। ऐसे में सीधे घर चली गई तो क्या जवाब दूंगी? तू ठीक कह रही है, तू जा, मैं पंडित जी से मिल लेती हूँ। नैना मेरी तरफ देख कर बोली, लेकिन मेरा सामान? उसने नीचे देखा तो मैंने भी नजर डाली, वहां एक हैंडबैग और एक ब्लेजर रखा था। जब तक मैं खुद को और अपनी ड्रेस को थोड़ा ठीक कर लूं, क्या तू इनका ध्यान रखेगी? उसने कुछ झिझक के साथ कहा। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, रख लूंगी, आराम से जा। मैंने फिर तन्वी से कहा,
तू जल्दी से जाकर नैना की मदद कर, मैं तब तक पंडित जी से मिल लेती हूँ। फिर हम सब वहां मिलते हैं। शिव पार्वती जी की बड़ी मूर्ति के पास वो दोनों चली गईं। मैं घाट पर पंडित जी को ढूंढने लगी। थोड़ा आगे गई तो वो दिख गए। नमस्ते पंडित जी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा प्यार से मुस्कराकर बोले, अरे अन्विता बिटिया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सुना था थोड़ा बुखार था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिटिया, मौसम की वजह से हल्का सा बुखार था। अब ठीक हूँ। बताओ, किसी काम से आई हो? मैंने बताया कि अगले दिन घाट पर हवन और पूजा है, उसी की तैयारी के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मीरा जी से बात हुई थी। हर साल की तरह सब तय है। फिर उन्होंने पूजा की लिस्ट मुझे दी और बताया, हवन का मुहूर्त सुबह 11 बजे का है। 10 बजे तक पहुंच जाना, पूजा पहले होगी। मैंने सिर हिलाया, ठीक है पंडित जी, सब हो जाएगा। और फिर मैं वहां चली गई जहां मिलने का वादा था। अब पूरी घाट पर अंधेरा घिर आया था। शिव पार्वती जी की वो विशाल मूर्ति सीढ़ियों के पास बनी थी। शिव जी एक बड़े से पत्थर पर बैठे थे, बाल खुले और शांत हवा में उड़ते हुए। बगल में त्रिशूल और पास में मां पार्वती, नजरें शिव जी पर टिकाई हुईं। मैं घाट की मुंडेर पर खड़ी थी। हाथ में नैना का ब्लेजर और बैग था। ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, बस उस पल को पूरी तरह जी रही थी। तभी अचानक मैंने महसूस किया, किसी का हाथ मेरी कमर पर आया। मेरी आंखें झट से खुल गईं। लेकिन वो हाथ धीरे धीरे मेरी कमर से फिसलकर मेरे पेट पर आ गया। और फिर मुझे एक झटका लगा, किसी ने पीछे से मुझे अपने सीने से टकरा दिया। गर्दन के पास किसी की सांसों की गर्म और तेज गर्मी महसूस हुई। और फिर एक गहरी, भारी आवाज आई, तो तुम यहाँ हो? मेरे अंदर की सारी शांति जैसे पल में बिखर गई। मैंने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया। जब मैं पलटी तो मेरे सामने एक लंबा, चौड़ी छाती वाला लड़का खड़ा था। चेहरे पर एटीट्यूड, आंखों में कुछ पुराना सा सवाल। उसने वाइट टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और जीन्स पहनी थी। शरीर से समझ आता था जिम जाता है। मगर उस वक्त मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर गुस्से में मुझसे बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे थप्पड़ मारा तुमने? मैंने भी उसी तेवर में जवाब दिया, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कौन है आप? और ऊपर से उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं। हम दोनों के बीच कुछ सेकंड तक बस सुलगती आंखों का टकराव था। तभी एक लड़का वहां आया, करीब 28 का, हैंडसम, थोड़ा डरा हुआ सा। उसने उस लड़के से पूछा, विवान, सब ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, अब मुझे पता चला, इस बदतमीज का नाम विवान मेहरा है। मैंने उस नए लड़के को देखा और कहा, इसका इलाज कराओ। किसी को भी छू लेते हैं, बदतमीज। और वहां से मुड़ गई। जाते जाते उसकी आंखों की झुंझलाहट अब भी मेरी पीठ में चुभ रही थी। पीछे से सुना, निहाल, तूने कहा था वो यहां मिलेगी। तो ये कौन थी जिसने मुझे, विवान मेहरा को थप्पड़ मार दिया? निहाल कुछ बड़बड़ा रहा था। वो तो यही बोल रही थी। और उसके हाथ में ब्लेजर और हैंडबैग भी था। लेकिन विवान गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला, ऐसे ब्लेजर और बैग बहुत मिलते हैं दुनिया में। और फिर नदी की ओर देखता रहा।
शायद खुद को संभाल रहा था। उधर मैं तेज कदमों से घाट से बाहर निकल रही थी तो सामने से तन्वी और नैना मिल गईं। तन्वी ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों है तू? उसने मेरा चेहरा छूकर पूछा। मैंने गहरी सांस ली। फिर कहा, एक बदतमीज आदमी था। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मैंने उसे तमाचा जड़ दिया। नैना ने चिंता से पूछा, क्या तू ठीक तो है? किसने की इतनी हिम्मत? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस गुस्सा आ गया। मैंने उसे आश्वस्त किया। तन्वी ने थोड़ी हैरानी से कहा, तूने थप्पड़ मार दिया? वाह, मुझे नहीं पता था तू इतनी बहादुर है। हम तीनों घाट से बाहर निकलकर अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मैंने विवान की आंखों में देखी गई अजीब सी चमक के बारे में सोचा। वह गुस्सा था, हाँ, लेकिन उसके गुस्से में कुछ और भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में एक पल की हैरानी के साथ एक अजीब सी दिलचस्पी भी थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने नैना से पूछा, नैना, तू जिससे मिलने वाली थी वह कौन था? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्विता, तुम अभी भी नहीं समझी? वो विवान मेहरा था जिससे मैं मिलने आई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विवान मेहरा? वही जिसे मैंने अभी अभी थप्पड़ मारा था। मुझे अचानक से अपने पेट में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। तन्वी ने मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। अब समझी क्यों तू इतनी गुस्से में थी? तुझे नहीं पता था कि वो नैना का दोस्त है। मैं स्तब्ध खड़ी थी। मैंने सोचा, क्या ये सच में हुआ है? मेरी पहली मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसे मैंने बिना जाने एक थप्पड़ जड़ दिया, और वो भी नैना का दोस्त। ये सब कुछ इतना अजीब और अनचाहा था। नैना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं अन्विता, मैं समझा दूंगी उसे। वो वैसे भी थोड़ा तेज है पर दिल का बुरा नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी विवान की झुंझलाई हुई पर कुछ कह रही आंखें घूम रही थी। यह मुलाकात शायद किसी और कहानी की शुरुआत थी। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किस्मत ने कोई नया खेल शुरू किया था? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले दिन सुबह मैं मीरा के साथ अर्जुन से मिलने उसके घर जा रही थी। मेरा मन अभी भी विवान वाले वाकये से पूरी तरह परेशान था। जैसे ही हम अर्जुन के घर के पास पहुंचे, मैंने देखा कि एक काले रंग की चमचमाती गाड़ी वहां खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्या वो हो सकता है? और तभी मेरी नज़र विवान पर पड़ी। वह अर्जुन के घर के दरवाजे पर खड़ा था, किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें अचानक से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी मुस्कान भी आई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। मीरा ने मुझे धक्का दिया और फुसफुसाई, अन्विता, तू ठीक तो है? चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वो विवान है, नैना का दोस्त। विवान ने हमें अपनी तरफ आते देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। इस बार वह गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शांत और थोड़ी सी शरारती मुस्कान थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, उसने अर्जुन से बात खत्म की और हमारी तरफ बढ़ा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैं उसे दिखाना नहीं चाहती थी। विवान मेरे सामने आकर रुका। उसने मेरी आंखों में देखा और धीमे से कहा, कल रात का हिसाब बाकी है, मिस। उसने जानबूझकर मेरा नाम नहीं लिया, शायद मुझे छेड़ने के लिए। मैं तेज आवाज में बोली, हिसाब? आपने मुझे छुआ था। उसने एक कदम और करीब आकर कहा,
और आपने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इतनी खूबसूरती से, मेरे गाल लाल हो गए। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ की थी। ये इतना अप्रत्याशित था कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। विवान ने मेरे चेहरे पर एक पल के लिए अपनी नज़र टिकाई और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, आप गुस्से में और भी अच्छी लगती हैं। मीरा और अर्जुन, जो अब हमारे पास आ गए थे, इस अजीबोगरीब बातचीत को देख रहे थे। अर्जुन ने विवान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। विवान ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में एक हल्की छेड़छाड़ थी, वैसे, मिस, आपका नाम तो पता नहीं, पर आपकी ये बहादुरी मुझे काफी पसंद आई। ज्यादातर लड़कियां इतनी हिम्मत नहीं करती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। उसकी तारीफ ने मुझे अंदर तक छू लिया था, पर मैं अभी भी गुस्से में थी। मैंने उससे आंखें मिलाईं और कहा, अन्विता। मेरा नाम अन्विता है। और आपसे दोबारा मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था। पर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अन्विता। बहुत ज्यादा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी।